मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो मेरी तो नहीं है, लेकिन मैं भी उस कहानी का एक किरदार हूँ। ये और बात है कि ये किरदार दूर से तमाशा देखता रहा है और इस कहानी का गवाह है। इसीलिए मैं इस कहानी को बयान कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। मेरे क्लिनिक पर औरतों और बच्चों का ही इलाज होता है। खुदा ने हाथ में शिफा दी है, इसलिए क्लिनिक अच्छा खासा चलता है। मैंने अपनी मदद के लिए एक तजुर्बेकार औरत को अपने साथ रखा है, जो मरीजों को दवाएं वगैरह देने के अलावा इंजेक्शन भी लगाया करती है। एक शाम जब क्लिनिक का वक्त खत्म होने वाला था तो एक लड़की मेरे पास आई। उसे बुखार हो रहा था। वो एक जवान लड़की थी। उसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कबूल सूरत जरूर थी। उसने लिबास भी बहुत सलीके का पहन रखा था। उसने अपना नाम सना बताया। मैंने उससे पूछा, बुखार कब से है तुम्हें? उसने जवाब दिया, अब तो ये बरसों का बुखार है। मैं तो इलाज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन कमजोरी बढ़ती जा रही है, और जब बंदा कमजोर हो तो फिर वो कोई काम नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या तुम कहीं काम करती हो? अभी तो नहीं, लेकिन काम की तलाश में हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरी मर्जी का काम मिल जाएगा। मेरे एक जानने वाले थे। उनकी एक गारमेंट फैक्ट्री थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए किसी लेडी सुपरवाइजर की जरूरत है। ये सोचकर ही मैंने उस लड़की से पूछ लिया, अगर तुम्हें काम की तलाश है और तुम किसी फैक्ट्री में काम करना चाहती हो तो मैं इसका बंदोबस्त कर सकती हूँ। उसने कहा, अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे जिस काम की तलाश है वो आप मुझे नहीं दिला सकती। वो काम खुद ही तलाश करना पड़ता है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी। आखिर वो कौन सा काम हो सकता था? इसीलिए मैंने अपनी हैरत दूर करने के लिए पूछा, कुछ बताओ तो सही, आखिर तुम्हें कैसा काम चाहिए? उस लड़की ने कहा, क्या फायदा, अगर मैंने बता दिया तो आप मेरे इलाज से इनकार कर देंगी। ये क्या बात हुई? मुझे उससे कुछ दिलचस्पी सी पैदा हो गई थी। उसकी बातें बहुत उलझी हुई थी। मैंने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम इलाज करना है। मैं तुम्हारे इलाज से इनकार क्यों करूँगी? तुम जो काम भी करोगी वो तुम्हारा अपना मामला होगा। उसने कहा, तो फिर सुन लो कि मैं तवायफ बनना चाहती हूँ। मैंने हैरत से चौंक कर उसकी तरफ देखा। इतनी बेबाक और डायरेक्ट बात मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, और वो भी एक जवान लड़की ऐसी बात कह रही थी। वो हंस पड़ी और बोली, देखा आप नहीं सुन सकती ना, इसीलिए मैं किसी को बताती नहीं हूँ। कोई यकीन ही नहीं करता। खैर लाओ, मुझे दवा दे दो, मैं जाती हूँ। वो दवा लेकर चली तो गई, लेकिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी जो इतनी बेबाकी के साथ अपने तवायफ होने का ऐलान कर रही हो, या जो तवायफ बनने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं वो किस मिजाज की लड़की थी या उसके साथ क्या परेशानियां थी। मैं तो परेशान होकर रह गई थी। सच ये है कि मैं उसके बारे में सोचती रही थी। मेरा क्लिनिक एक मोहल्ले में है। आमतौर पर आने जाने वाली सब मरीज औरतों और लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन वो एक नई लड़की थी। पहली बार मेरी क्लिनिक पर आई थी। हो सकता था कि इस मोहल्ले में नई नई आई हो। कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गई। पहले भी वो उस वक्त आई थी जब क्लिनिक तकरीबन खाली था। दूसरी बार भी वो उसी वक्त आई जब क्लिनिक में कोई भी पेशेंट नहीं था। मैं तो उसके बारे में सोचती रही थी, इसलिए जब वो आई तो उसे देखकर मैं खुश हो गई थी। मैंने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने कहा, मेरा ख्याल है कि बुखार कुछ कम हो गया है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने कहा, 2-4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा, फिर ठीक हो जाओगी। क्या तुम इस मोहल्ले में नई आई हो? इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। उसने कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने आपको जबरदस्ती की उलझन में डाल दिया होगा। आप भी सोचती होंगी कि मैं कैसी लड़की हूँ जो इस किस्म की बात कर रही है। कोई बात नहीं, तुम जैसे लोग कभी कभी माहौल से तंग आकर इस किस्म की बातें करने लगते हैं। उसने कहा, नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा है वो किसी झल्लाहट की वजह से नहीं कहा है, बल्कि बहुत सोच समझ कर बात की है। मैं अभी भी अपने इरादे पर कायम हूँ। बस जरा तबीयत ठीक हो जाए तो फिर अपना काम शुरू करूंगी। मैं वाकई में एक तवायफ बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस मिजाज की भी हो सकती हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम किन परेशानियों में मुब्तला हो। इसके बावजूद तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम्हारा ताल्लुक यकीनन किसी शरीफ खानदान से होगा, और तुम जैसी लड़की को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, रहने दीजिए डॉक्टर साहिबा,
मैंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। आप अभी मुझे बुरा कह रही है, इस काम को गलत समझ रही है, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूंगी कि जब इस रास्ते से मेरे पास दौलत आने लगेगी तो लोग मेरी कितनी इज्जत करेंगे। इस समाज में अहमियत सिर्फ दौलत की है। ये सच्चाई और उसूल वगैरह तो बेकार की बातें हैं। मैंने सबको आजमा कर देख लिया है। दौलत एक ऐसी चीज है जिसके सामने सारे उसूल नाकाम हो जाते हैं। सब साबुन के झाग की तरह बैठ जाते हैं। उसका लहजा बहुत तल्ख था। यकीनन जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिए होंगे, तभी उसका मिजाज ऐसा हो गया था। मुझे इससे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। वो अभी तक एक अच्छी लड़की थी। उसका अंदाज, उसका लहजा, ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। ना जाने ऐसी लड़की के साथ ऐसी कौन सी आफत आ गई थी। मैं डॉक्टर हूँ, सोशल वर्क के लिए फुर्सत नहीं मिलती और ना ही इतनी ताकत है कि समाज को सुधारते फिरूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कभी इस किस्म के हालात में घिरी हुई कोई औरत मेरे पास आती है तो उसे समझाने की जरूर कोशिश करती हूँ। मैंने कहा, देखो, मेरा तुम पर कोई दावा नहीं है, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी हो। दिल चाहता है कि तुम्हारी मदद की जाए। वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम ये है कि अपने मरीजों के इलाज से काम रखूं, लेकिन तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में जरूर बताओ। इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और शायद तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, रहने दो, मेरा ये इरादा ऐसा नहीं है कि किसी के समझाने से बदल जाए। आप छोड़ो इन बातों को, आप तो सिर्फ ये देखो कि मैं ठीक हो गई हूँ या नहीं। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। वो कैसी लड़की थी जिसे अपने आप की भी परवाह नहीं थी। अगर मैं ये महसूस करती कि वो चरित्र के लिहाज से खराब है तो शायद मैं उसको भगा देती, लेकिन वो खराब भी नहीं थी। बहरहाल मुझे उससे क्या लेना देना था। मैंने उसे दवा लिख कर दे दी और वो मेरी फीस देकर रवाना हो गई। कहानियां इसी अंदाज से आगे बढ़ती हैं। जिसको हमारी कहानी में शामिल होना होता है वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज से आ ही जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की सीधे मेरे घर आ गई। वो मेरे डैडी के साथ आई थी। मैं उसे डैडी के साथ देखकर हैरान रह गई थी। उसको भी शायद ये तवक्को नहीं होगी कि वो मेरे घर आ रही है, इसलिए वो भी मुझे देखकर हैरान हो रही थी। डैडी ने मुझसे कहा, बेटी, तुम इस लड़की को तो नहीं जानती होगी, ये मेरे दोस्त सलीम साहब की बेटी है। मैंने डैडी से सलीम साहब का जिक्र तो सुना था, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं मालूम था कि वो एक पढ़े लिखे आदमी है, किसी दफ्तर में काम करते हैं और डैडी से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। वो लड़की उन्हीं सलीम साहब की बेटी थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था कि उसका ताल्लुक किसी शरीफ घराने से है, और शरीफ घराने की लड़की को ना जाने क्या सूझ गया था कि वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी, खतरनाक किस्म के मंसूबे बना रही थी, तवायफ बनना चाहती थी। डैडी ने कहा, सलीम साहब ने कहा है इसको कहीं नौकरी दिला दो। मेरी तो ऐसी जान पहचान नहीं है। मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तुम डॉक्टर हो, हर तरह के लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो मैं तुमसे मिलवाने के लिए इस लड़की को ले आया हूँ। शायद तुम इसकी मदद कर सको। डैडी तो इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने गुस्से में सना से कहा, ये क्या मजाक है? क्या चाहती हो तुम किस तरह की लड़की हो? एक तरफ तो तुम गलत धंधे करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम नौकरी की तलाश में हो। फिर तुम्हें मेरे डैडी के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि अंकल आपके डैडी है, वरना मैं कभी नहीं आती। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, बेवकूफ मत बनो, अब तो तुम्हें ये बताना होगा कि ये सब क्या चक्कर है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसने कहा, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। मैं वाकई एक अच्छे घराने की एक शरीफ लड़की हूँ, लेकिन मैंने अब ये सोच लिया है कि अपनी शराफत उतार कर एक तरफ रख दूंगी और तवायफ बन जाऊंगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपने मेरे घर का माहौल नहीं देखा होगा। मेरे माँ बाप बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। हमारे यहाँ पर्दे का ऐसा रिवाज है कि मैं बता नहीं सकती। अगर कोई लड़की गलती से खुले आसमान के नीचे भी जाकर खड़ी हो जाए तो उस पर इल्जामात की बौछार हो जाती है। पर्दे वगैरह की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतनी सख्ती भी माहौल से बददिल कर देती है। मेरी एक बड़ी बहन थी, उसके साथ भी घर वालों का यही बर्ताव रहा था। उससे गलती ये हुई कि उसने मोहल्ले के एक शरीफ नौजवान को पसंद कर लिया था।
सिर्फ पसंद किया था, बात आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन घरवालों ने उस बेचारी का जीना दोभर कर दिया। उसे फाहशा, बेहया, बेगैरत, रंडी और ना जाने कैसे कैसे शब्दों से पुकारा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक रात खुदकुशी कर ली। क्या? मैं अंदर तक काम कर रह गई। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली थी? हाँ। हालांकि कहा ये गया कि तेल का चूल्हा फट गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने आए दिन के तानों से तंग आकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद मेरे माँ बाप कुछ अरसे तक तो सहे में रहे, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। अब सिर्फ मैं रह गई थी। आप यकीन करेंगी कि इसी बहक जाने के डर से मुझे शिक्षा भी नहीं दिलाई गई। जितना कुछ भी मैंने पढ़ा है वो अपने शौक से पढ़ा है। मैं घर में पढ़ती रही। मेरे घर में टीवी तक नहीं है। मेरी कोई सहेली भी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप का ये ख्याल है कि सहेलियां बिगाड़ देती है। पता नहीं मेरे माँ बाप किस किस्म के नफ्सियाती मरीज हैं। हालांकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे ताने दिए जाते हैं। अगर मैं किसी गैर की तरफ देख भी लेती तो गालियां शुरू हो जाती है। मैं इस सिचुएशन से तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैं मेरी बहन की तरह बुज़दिल नहीं हूँ कि खुदकुशी कर लेती, इसलिए मैंने अपने माहौल से बगावत कर दी। मैंने अपने मोहल्ले के एक लड़के से बाकायदा इश्क शुरू कर दिया। ऐसी बातों का यही नतीजा हुआ करता है। आखिर मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने उस लड़के से जान पहचान संजीदा होकर नहीं की थी, बल्कि ये घरवालों के सख्त बर्ताव का रद्दे अमल था। ऐसे मौके पर यही हुआ करता है। आदमी या तो बिल्कुल सहम कर टूट जाता है या फिर गुस्से में आकर बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। तो मैं खिलाफ हो गई, और वो भी कुछ इस अंदाज से कि खुद को तवायफ के रूप में देखने लगी। मैंने ये सोचा कि जब घर वालों के नजदीक किसी लड़के को सिर्फ देख लेना भी तवायफ होने के बराबर है, तो ठीक है, अब मैं इन्हें तवायफ बनकर ही दिखा दूंगी। मैंने कहा, खुदा ना करे ऐसा हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या कह रही हो? अपने आप को तबाह करके तुम्हें सिवाय जिल्लत और दुखों के कुछ नहीं मिलेगा। तवायफ शब्द औरत की सबसे बड़ी तौहीन है। तुम अगर इंतकाम ही लेना चाहती हो, अपने गुस्से का इजहार ही करना चाहती हो, तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं। खुदा के लिए कभी ऐसा मत सोचना। तुम मेरे डैडी के दोस्त की बेटी हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। उसने कहा, मैं ये देख चुकी हूँ कि यहाँ सिवाय खुद गर्जी के और कुछ नहीं रखा। कहाँ तो ये हाल था कि अगर घर की लड़की दरवाजे तक भी चली जाए तो कयामत हो जाती थी, और अब ये हाल है कि जब घर के हालात खराब हो गए तो मुझे नौकरी की इजाजत दे दी गई। अब चाहे मैं कुछ भी करती रहूं। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी, अपने आप को संभाल के रखोगी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर आप ये चाहती है तो ऐसा ही होगा। मैं आइंदा से इस किस्म की बात नहीं करूंगी। मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि मैंने किसी लड़की को तबाह होने से बचा लिया। एक शरीफ खानदान की लड़की को गलत राह पर चलने से रोक दिया है। सना ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फिर भी मैंने उसके लिए एक नौकरी का बंदोबस्त कर ही दिया। डैडी से मालूम हुआ था कि उसने बाकायदा काम पर जाना शुरू कर दिया है और सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह में उलझ गई। बहुत दिनों तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। फिर एक दिन डैडी ही से मैंने एक अजीब खबर सुन ली। सना मोहल्ले के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। ये बहुत अजीब खबर थी। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। आखिर क्यों? उसे इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? उसकी जिंदगी तो अब सही राह पर आ चुकी थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। मैंने खामखा ही ऐसी लड़की के साथ अपना वक्त बर्बाद किया। उसके साथ हमदर्दी करती रही, उसे समझाती रही। आखिर उसने वही किया जो उसके मिजाज में था, जो उसके किरदार का हिस्सा बन चुका था। देखा जाए तो ये कहानी यही खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे ना जाने क्यों कुछ कुरेद सी लग गई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि सना की तरबियत में उसके घरवालों से कहाँ भूल हुई थी। क्या सख्ती का ऐसा नतीजा भी निकल सकता है कि कोई लड़की अपने आप को तबाह करने पर तुल जाए? कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैं एक दिन डैडी से सना के घर का पता लेकर उसके घर पहुंच गई। सलीम साहब मेरे लिए अजनबी इसलिए नहीं थे कि मैं उनके दोस्त की बेटी थी। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। वो एक शरीफ आदमी थे। उस वक्त उनकी बीवी यानी सना की माँ घर पर नहीं थी। सलीम साहब बेचारे बहुत दुखी मालूम हो रहे थे।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह बात शुरू करूं। फिर उन्होंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने सना के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शायद उसका मुकद्दर ही ऐसा है। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको ये शिकायत थी कि घर वाले पर्दे वगैरह के मामले में बहुत सख्ती किया करते हैं। सलीम साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, हमने अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए पर्दे वगैरह की इतनी सख्तियां की थी, जिसके नतीजे में एक लड़की ने तो खुदकुशी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ, ये अफसोसनाक कहानी भी मुझे मालूम हो चुकी है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करते थे? आप तो बहुत समझदार और सुलझे हुए आदमी मालूम होते हैं, फिर इतनी सख्ती क्यों थी? सलीम साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत दिनों से अपने दिल पर बोझ लिए घूम रहा हूँ। ये कहानी शायद तुम्हारे डैडी को भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत थक गया हूँ। बात यह है बेटी के, इस दुनिया में कोई भी अमल बस यूं ही नहीं हुआ करता, बल्कि वो अपना पूरा बैकग्राउंड रखता है। तुम अगर किसी के चरित्र और वाकयात को टटोलो तो तुम्हें एहसास होगा कि वो वाकया तन्हा नहीं है, बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ लगा हुआ है। एक कहानी के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई होती है। हमारे मिजाज की ये सख्ती सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं थी, बल्कि सना की माँ के साथ भी ऐसा ही था। उस पर भी इतनी ही सख्त पाबंदियां थी। कुछ पाबंदियां तो मैंने लगाई थी और कुछ उसने अपने आप पर खुद ही लगा ली थी। सना की माँ के साथ तो ऐसी पाबंदी थी कि मोहल्ले की कोई औरत भी उससे नहीं मिल सकती थी। रिश्तेदारों का भी आना जाना बंद करा दिया गया था ताकि कोई रिश्तेदार उसे देख ना सके। लड़कियां तो दरवाजे तक भी आ जाती थी, लेकिन उसको दरवाजे तक आना भी मना था। मैंने कहा, खुदा की पनाह, इस दौर में भी आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? हाँ बेटी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। सलीम साहब ने अपनी गर्दन झुका ली। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई उसे देखकर उसकी हैसियत जान ले, क्योंकि वह एक तवायफ थी। मुझे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ बेटी, वो एक तवायफ थी। वो किस तरह मेरे पास आई, मैंने किस तरह उससे शादी की, ये एक लंबी कहानी है। इस कहानी का मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इससे मेरी शादी हो गई और वो मेरे पास आ गई। उसने ये सोच लिया था कि वो अपने आप को पूरी तरह बदल देगी, इसीलिए उसने खुद पर जबर करना शुरू कर दिया। पर्दे की इतनी सख्त पाबंदी करने लगी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब हमारे यहाँ 2 लड़कियां पैदा हुई तो उसने वही सुलूक अपनी लड़कियों के साथ भी किया। उसके अंदर कोई खौफ, कोई डर छुपा हुआ था। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि दोनों लड़कियां किसी के सामने आएं या कोई उनको देख सके। तुम ये समझ लो कि इतनी सख्ती मजहब की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके दिल में छुपे हुए किसी चोर की वजह से थी, और मैंने भी उस मामले में उसका पूरी तरह साथ दिया था। वो जो कहती मैं वैसा ही करता। उसने कहा कि लड़कियों को इस तरीके से रखना है, और मैंने वैसा ही रखा। उसने कहा, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, और मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। उसने कहा, हर रिश्तेदार से ताल्लुक खत्म कर लिया जाए कि कहीं उनका आना जाना शुरू ना हो जाए, और मैंने सबसे किनारा कशी कर ली। वो जो भी कहती रही मैं उस पर अमल करता रहा, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। एक लड़की खुदकुशी करके मर चुकी है और दूसरी भाग चुकी है। मैं मुंह बनाकर बोली, जाहिर है इतनी सख्ती का नतीजा तो यही होना था। सलीम साहब ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ हमारी सख्ती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सब उस गंदे खून की वजह से हुआ है जो विरासत में मेरी लड़कियों के अंदर शामिल था। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। बेटी, तुम डॉक्टर हो, तुम ये बात समझ सकती हो कि सब कुछ होने के बावजूद उसकी माँ अपनी आदतें नहीं बदल सकी। उसके तौर तरीके में अभी तक बेशर्मी और बेहयाई पाई जाती है। बल्कि अब मुझे ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि इस घर में पर्दे वगैरह की इतनी सख्तियां लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि उस औरत के लिए थी जो मेरी लड़कियों की माँ है। हालांकि वो खुद भी खुद को काबू में रखने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसके मिजाज और फितरत में जो कुछ रच बस गया था वो अभी तक नहीं जा सका। कहीं न कहीं वो खुलकर सामने आ ही जाता है। अब सारा मसला हल हो गया था। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये अच्छी तरह जानती हूँ, इंसान की फितरत में उसकी जेनेटिक कभी नहीं बदलती, चाहे वो अपने आप को जिंदगी भर बदलने की कोशिश करता रहे। उसके खून और उसकी विरासत से जो मिजाज उसकी फितरत में आ जाता है वो उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता।
इसमें कसूर सना या उसकी बहन का नहीं था, बल्कि उस गोद का था जिसमें उन दोनों ने परवरिश पाई थी, और उस गंदे खून का था जो कि उनकी माँ से उनको विरासत में मिला था, जो एक तवायफ थी और जिसकी हरकत और मिजाज उसकी दोनों लड़कियों में विरासती तौर पर आ गया था।